धारा 236 अपराध करने का तरीका कब बताया जाना चाहिए। यह धारा आरोप पत्र चार्ज के विवरण से संबंधित पिछली धाराओं धारा 234 और 235 को आगे बढ़ाती है। यह बताती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को आरोप की पर्याप्त जानकारी देने के लिए अपराध करने के तरीके मैनर का विवरण देना भी आवश्यक हो जाता है। जब मामले की प्रकृति ऐसी हो कि धारा 234 और धारा 235 में उल्लिखित विवरण अभियुक्त को उस मामले की पर्याप्त सूचना नहीं देते हैं जिससे वह आरोपित है, तो आरोप में कथित अपराध करने के तरीके के ऐसे विवरण भी शामिल होंगे जो उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होंगे। सरल शब्दों में, अगर किसी केस में केवल अपराध का नाम, धारा, समय, स्थान और व्यक्ति, जैसा कि धारा 234 और 235 में बताया गया है, बता देने से आरोपी को यह साफ साफ समझ नहीं आता कि उस पर क्या आरोप है। तो आरोप पत्र में यह भी बताना होगा कि अपराध कैसे किया गया, यानी उसका तरीका। यह इसीलिए जरूरी है ताकि आरोपी को अपने बचाव की तैयारी करने में पूरी मदद मिल सके। दृष्टांत इलस्ट्रेशंस। अ पर किसी निश्चित समय और स्थान पर किसी निश्चित वस्तु की चोरी का आरोप है। आरोप में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चोरी कैसे की गई। सरल शब्दों में, चोरी जैसे सीधे सादे अपराध में अगर समय और जगह पता है तो यह बताने की जरूरत नहीं कि चोरी कैसे की गई, जैसे दीवार फांदकर या ताला तोड़कर। अ पर किसी दिए गए समय और स्थान पर ब को धोखा देने का आरोप है। आरोप में यह बताना होगा कि अ ने बे को कैसे धोखा दिया। सरल शब्दों में, धोखाधड़ी में कैसे धोखा दिया गया यह बताना जरूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी के कई तरीके हो सकते हैं और आरोपी को यह जानने का हक है कि उस पर किस विशेष तरीके से धोखा देने का आरोप है। अ पर किसी दिए गए समय और स्थान पर झूठे साक्ष्य देने का आरोप है। आरोप में अ द्वारा दिए गए साक्ष्य का वह हिस्सा बताना होगा जिसे झूठा बताया गया है। सरल शब्दों में, झूठी गवाही में यह बताना जरूरी है कि गवाही का कौन सा हिस्सा झूठा था। अ पर किसी दिए गए समय और स्थान पर बे एक लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने का आरोप है। आरोप में यह बताना होगा कि अ ने बे को उसके कार्यों के निर्वहन में कैसे बाधा डाली। सरल शब्दों में, लोक सेवक के काम में बाधा डालने के आरोप में यह बताना जरूरी है कि बाधा कैसे डाली गई, जैसे धक्का देकर, धमकाकर या रास्ता रोककर। अ पर किसी दिए गए समय और स्थान पर बे की हत्या का आरोप है। आरोप में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अ ने बे की हत्या कैसे की। सरल शब्दों में, हत्या जैसे गंभीर लेकिन स्पष्ट अपराध में यह बताने की जरूरत नहीं है कि हत्या कैसे की गई, जैसे गोली मारकर या गला घोंटकर, जब तक कि यह कैसे ही अपराध का मूल तत्व न हो। अपर ब को सजा से बचाने के इरादे से कानून के एक निर्देश का अनादर करने का आरोप है। आरोप में अनादर किया गया, अनाज्ञाकारिता और उल्लंघन किया गया कानून बताना होगा। सरल शब्दों में, अगर किसी ने कानून के किसी निर्देश का पालन नहीं किया है तो यह बताना जरूरी है कि उसने किस निर्देश का पालन नहीं किया और किस कानून का उल्लंघन किया। एंड बात करें बट इस धारा का महत्व, स्पष्टता और पर्याप्त सूचना। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी और पर्याप्त जानकारी मिले, खासकर उन मामलों में जहां केवल बुनियादी विवरण पर्याप्त नहीं होते। निष्पक्ष बचाव। अभियुक्त को यह जानने का हक है कि उस पर आरोप क्या है और उसे कैसे अंजाम दिया गया, ताकि वह अपना बचाव प्रभावी ढंग से तैयार कर सके। न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता। यह आरोप पत्र को अधिक सटीक और विस्तृत बनाती है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनती है। संक्षेप में, धारा 236 यह तय करती है कि जब अपराध की प्रकृति ऐसी हो कि केवल सामान्य विवरण, समय, स्थान, व्यक्ति पर्याप्त न हो, तो आरोप पत्र में अपराध करने के तरीके का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह अभियुक्त को उसके खिलाफ लगे आरोपों की सटीक और विस्तृत जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 237 आरोप में शब्दों को उस कानून के अर्थ में लिया जाना जिसके तहत अपराध दंडनीय है,
यह धारा आरोप पत्र चार्ज में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी दस्तावेजों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वही हो जो उन्हें संबंधित कानून द्वारा दिया गया है, न कि उनका कोई सामान्य या बोलचाल का अर्थ। प्रत्येक आरोप में किसी अपराध का वर्णन करने में प्रयुक्त शब्दों को उस अर्थ में प्रयुक्त माना जाएगा जो उन्हें क्रमशः उस कानून द्वारा दिया गया है जिसके तहत ऐसा अपराध दंडनीय है। सरल शब्दों में, जब भी किसी आरोप पत्र में किसी अपराध का वर्णन करने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उस शब्द का मतलब वही माना जाएगा जो उस कानून में दिया गया है जिसके तहत वह अपराध दंडनीय है। दूसरे शब्दों में, आरोप पत्र में इस्तेमाल किए गए कानूनी शब्दों की व्याख्या कानून की किताबों में दी गई उनकी परिभाषाओं के अनुसार ही की जाएगी, न कि उनके आम बोलचाल के अर्थ के अनुसार। से एक पेन कीजिए देंदे ये उदाहरण एग्जाम्पल। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 और 101 के तहत हत्या मर्डर का आरोप है। इस धारा के अनुसार आरोप में प्रयुक्त शब्द हत्या का अर्थ भारतीय न्याय संहिता में हत्या की धारा 100 और 101 में दी गई सटीक कानूनी परिभाषा के अनुसार लिया जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ किसी को मार डाला, जो सामान्य भाषा में हत्या हो सकती है। कानूनी हत्या के लिए कुछ विशिष्ट इरादे, ज्ञान या कार्य करने का तरीका आवश्यक है, जैसा कि कानून में परिभाषित है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कानूनी परिभाषा की पवित्रता बनी रहे और किसी शब्द की गलत व्याख्या करके अभियुक्त को अनुचित रूप से दोषी न ठहराया जाए या दोषमुक्त न किया जाए। इस धारा का महत्व सटीकता और स्पष्टता। यह कानूनी कार्यवाही में सटीकता और स्पष्टता सुनिश्चित करती है। कानूनी व्याख्या का पालन। यह सुनिश्चित करती है कि अदालतें और पक्ष कानूनी ग्रंथों में दी गई परिभाषाओं का पालन करें। न्याय का प्रशासन। यह गलतफहमी या गलत व्याख्या के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करके न्याय के सही प्रशासन में मदद करती है। संक्षेप में, धारा 237 यह स्पष्ट करती है कि आरोप पत्र में इस्तेमाल किए गए किसी भी शब्द का अर्थ वही होगा जो संबंधित कानून ने उसे दिया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में सटीकता और निष्पक्षता बनी रहे। धारा 228 त्रुटियों का प्रभाव। यह धारा आरोप पत्र चार्ज में होने वाली त्रुटियों, एरर्स या चूक, ओमिशंस के महत्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को बताती है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि हर गलती या चूक महत्वपूर्ण नहीं होती। वह तभी महत्वपूर्ण मानी जाएगी जब उससे अभियुक्त वास्तव में गुमराह हुआ हो और न्याय में विफलता हुई हो। आरोप में अपराध या बताए जाने वाले विवरणों को बताने में कोई त्रुटि और अपराध या उन विवरणों को बताने में कोई चूक मामले के किसी भी चरण में तब तक महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक अभियुक्त ऐसी त्रुटि या चूक से वास्तव में गुमराह नहीं हुआ हो और इसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो। सरल शब्दों में, अगर आरोप पत्र में अपराध बताने में कोई गलती हो गई है, जैसे गलत धारा लग गई, या जरूरी विवरण बताने में कोई गलती या चूक हो गई है, जैसे समय, स्थान या तरीका ठीक से नहीं बताया गया, तो अदालत इसे तब तक महत्वपूर्ण गलती नहीं मानेगी, जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी उस गलती या चूक के कारण वास्तव में गुमराह हुआ है, यानी उसे समझ नहीं आया कि उस पर क्या आरोप है या वह अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाया और इस कारण न्याय नहीं मिल पाया, यानी उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया जिससे निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाई। मुख्य सिद्धांत, प्रक्रिया में छोटी मोटी गलतियां या तकनीकी चूकें तब तक मुकदमे को रद्द नहीं करेंगी जब तक उनसे आरोपी को नुकसान न हुआ हो और न्याय प्रभावित न हुआ हो। दृष्टांत इलस्ट्रेशंस। पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 180 के तहत जाली सिक्का अपने पास रखने का, यह जानते हुए कि जब उसने उसे प्राप्त किया था तब वह सिक्का जाली था, का आरोप है। आरोप में धोखे से फ्रॉडुलेंटली शब्द छूट गया है।
जब तक यह प्रतीत नहीं होता कि अवास्तव में इस चूक से गुमराह हुआ था, तब तक त्रुटि को महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में, अगर किसी पर जाली सिक्का रखने का आरोप है और आरोप पत्र में गलती से धोखे से शब्द छूट गया, तो यह गलती तब तक बड़ी नहीं मानी जाएगी जब तक आरोपी यह साबित न कर दे कि वह इस शब्द के छूटने से गुमराह हो गया था। बी, अ पर ब को धोखा देने का आरोप है और जिस तरीके से उसने ब को धोखा दिया वह आरोप में नहीं बताया गया है या गलत बताया गया है। अपना बचाव करता है, गवाहों को बुलाता है और लेन देन का अपना लेखा जोखा देता है। न्यायालय इससे यह अनुमान लगा सकता है कि धोखाधड़ी के तरीके को बताने की चूक महत्वपूर्ण नहीं है। सरल शब्दों में, अगर आरोप में धोखाधड़ी का तरीका नहीं बताया गया लेकिन आरोपी ने फिर भी अपना बचाव किया और गवाह पेश किए, तो अदालत यह मान सकती है कि वह गुमराह नहीं हुआ और गलती महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि किस मामले का बचाव करना है। सीसी, अ पर ब को धोखा देने का आरोप है और जिस तरीके से उसने बे को धोखा दिया वह आरोप में नहीं बताया गया है। अ और ब के बीच कई लेन देन हुए थे और अ को यह जानने का कोई साधन नहीं था कि आरोप उनमें से किस लेन देन से संबंधित था और उसने कोई बचाव पेश नहीं किया। न्यायालय ऐसे तथ्यों से यह अनुमान लगा सकता है कि धोखाधड़ी के तरीके को बताने की चूक उस मामले में एक महत्वपूर्ण त्रुटि थी। सरल शब्दों में, अगर धोखाधड़ी का तरीका नहीं बताया गया और आरोपी व पीड़ित के बीच कई लेन देन हुए थे जिससे आरोपी यह नहीं समझ पाया कि किस खास लेन देन के लिए उस पर आरोप है और इस कारण वह अपना बचाव नहीं कर पाया, तो यह गलती महत्वपूर्ण मानी जाएगी क्योंकि वह गुमराह हुआ और न्याय प्रभावित हुआ। डी, अ पर 21 जनवरी 2023 को खोदा बख्श की हत्या का आरोप है। वास्तव में मारे गए व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 2023 थी। अ पर कभी भी एक से अधिक हत्या का आरोप नहीं लगाया गया था और उसने मजिस्ट्रेट के सामने जांच सुनी थी जो विशेष रूप से हैदर बख्श के मामले से संबंधित थी। न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान लगा सकता है कि यह गुमराह नहीं हुआ था और आरोप में त्रुटि महत्वहीन थी। सरल शब्दों में, अगर आरोप पत्र में मृतक का नाम या तारीख गलत है लेकिन आरोपी को पहले से ही पता था कि केस किस हत्या के बारे में है क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने पूरी जांच सुनी थी और सिर्फ एक ही हत्या का आरोप था, तो यह गलती बड़ी नहीं मानी जाएगी। अ पर 20 जनवरी 2023 को हैदर बख्श की हत्या का आरोप लगाया गया था और 21 जनवरी 2023 को खोदा बख्श, जिसने उसे उस हत्या के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की हत्या का आरोप लगाया गया था। जब उस पर हैदर बख्श की हत्या का आरोप लगाया गया तो उसे खोदा बख्श की हत्या के लिए आजमाया गया। उसके बचाव में उपस्थित गवाह हैदर बख्श के मामले के गवाह थे। न्यायालय इससे यह अनुमान लगा सकता है कि यह गुमराह हुआ था और त्रुटि महत्वपूर्ण थी। सरल शब्दों में, अगर आरोपी पर हैदर बख्श की हत्या का आरोप लगाया गया लेकिन उसे खोदा बख्श की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया और उसके बचाव के गवाह हैदर बख्श के मामले से जुड़े थे, तो यह एक बड़ी गलती मानी जाएगी क्योंकि आरोपी पूरी तरह से गुमराह हुआ और उसे गलत केस के लिए आजमाया गया। संक्षेप में, धारा 228 एक वास्तविक नुकसान के सिद्धांत को स्थापित करती है। यह कहती है कि आरोप पत्र में कोई भी गलती या चूक तब तक महत्वपूर्ण नहीं होगी जब तक कि उससे अभियुक्त वास्तव में गुमराह न हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप उसे अपना बचाव करने में परेशानी न हो जिससे न्याय में बाधा उत्पन्न हो। यह प्रावधान तकनीकी खामियों के आधार पर मामलों को खारिज करने से रोकता है और न्याय के सार पर ध्यान केंद्रित करता है। धारा 229 न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। यह धारा न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह मामले की सुनवाई के दौरान आरोप चार्ज में बदलाव कर सके या नए आरोप जोड़ सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय हो और किसी तकनीकी खामी या प्रारंभिक चूक के कारण अपराधी बच न जाए। कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन कर सकता है या जोड़ सकता है। सरल शब्दों में, अदालत के पास यह अधिकार है कि वह जब चाहे, जब तक फैसला न सुनाया गया हो, आरोप पत्र में बदलाव कर सकती है या नए आरोप जोड़ सकती है।
दो, ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या जोड़ा गया आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। सरल शब्दों में, जब भी आरोप में कोई बदलाव या नया आरोप जोड़ा जाएगा तो उसे आरोपी को पढ़कर बताया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा ताकि उसे पता चले कि अब उस पर क्या आरोप है। 3, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या जोड़ा गया आरोप ऐसा है कि न्यायालय की राय में तुरंत सुनवाई जारी रखने से अभियुक्त के बचाव या अभियोजक के मामले के संचालन में पूर्वाग्रह प्रेजुडिस होने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेक से ऐसे परिवर्तन या जोड़ के बाद सुनवाई को वैसे ही जारी रख सकता है जैसे कि परिवर्तित या जोड़ा गया आरोप मूल आरोप था। सरल शब्दों में, अगर अदालत को लगता है कि आरोप में बदलाव बहुत बड़ा नहीं है और इससे आरोपी के बचाव पर या सरकारी वकील के केस चलाने पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो अदालत अपनी मर्जी से सुनवाई को तुरंत जारी रख सकती है, मानो बदला हुआ या नया आरोप हमेशा से ही आरोप पत्र में था। एंड 4, यदि परिवर्तन या जोड़ ऐसा है कि न्यायालय की राय में तुरंत सुनवाई जारी रखने से अभियुक्त या अभियोजक को अफॉरसेड ऊपर बताए अनुसार पूर्वाग्रह होने की संभावना है, तो न्यायालय या तो एक नया विचारण न्यू ट्रायल निर्देशित कर सकता है या आवश्यक अवधि के लिए विचारण को स्थगित कर सकता है। अजर्न द ट्रायल। सरल शब्दों में, अगर आरोप में बदलाव काफी महत्वपूर्ण है और अदालत को लगता है कि इससे आरोपी के बचाव या सरकारी वकील के केस चलाने पर बुरा असर पड़ सकता है, तो अदालत या तो पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दे सकती है, या सुनवाई को कुछ समय के लिए टाल सकती है ताकि दोनों पक्षों को नए आरोप के हिसाब से तैयारी करने का मौका मिल जाए। 5, यदि परिवर्तित या जोड़े गए आरोप में वर्णित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति प्रीवियस सैंक्शन आवश्यक है, तो मामले को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक ऐसी अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक कि पहले से ही उन्हीं तथ्यों पर अभियोजन के लिए अनुमति प्राप्त न हो गई हो जिन पर परिवर्तित या जोड़ा गया आरोप आधारित है। सरल शब्दों में, अगर बदले हुए या नए आरोप के लिए सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुमति लेना जरूरी है, जैसे किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस, तो जब तक वह नई अनुमति नहीं मिल जाती तब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर जिस बात पर नया आरोप आधारित है उन्हीं तथ्यों पर पहले से ही मुकदमा चलाने की अनुमति मिल चुकी है तो नई अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इस धारा का महत्व, न्याय का लचीलापन। यह न्यायिक प्रणाली को लचीलापन प्रदान करती है ताकि वह सुनवाई के दौरान सामने आने वाले नए तथ्यों या कानूनी बारीकियों को समायोजित कर सके। न्याय की विफलता से बचाव। यह सुनिश्चित करती है कि केवल तकनीकी त्रुटियों या प्रारंभिक खामियों के कारण न्याय विफल न हो। निष्पक्ष सुनवाई का संरक्षण। यह अभियुक्त और अभियोजन दोनों के हितों की रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें नए आरोपों का सामना करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले। संक्षेप में, धारा 229 अदालत को फैसला सुनाने से पहले आरोप में बदलाव या नए आरोप जोड़ने की शक्ति देती है। यह बदलाव आरोपी को बताए और समझाए जाते हैं। यदि बदलाव मामूली है तो सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन यदि वे महत्वपूर्ण हैं तो अदालत या तो नए सिरे से सुनवाई का आदेश दे सकती है या सुनवाई स्थगित कर सकती है। यदि नए आरोप के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है तो अनुमति मिलने तक कार्यवाही रोक दी जाएगी, बशर्ते मूल तथ्यों पर पहले से अनुमति न हो। धारा 240, आरोप में परिवर्तन होने पर गवाहों को वापस बुलाना। यह धारा एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान करती है जब अदालत द्वारा सुनवाई शुरू होने के बाद आरोप में बदलाव या नए आरोप जोड़े जाते हैं। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों को बदले हुए आरोप के संबंध में अपने मामले को ठीक से पेश करने का अवसर मिले। जब कभी विचारण ट्रायल के प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा किसी आरोप में परिवर्तन या कोई आरोप जोड़ा जाता है तो अभियोजक, प्रोसिक्यूटर और अभियुक्त को निम्नलिखित की अनुमति होगी। सरल शब्दों में, अगर अदालत ने मुकदमा शुरू होने के बाद आरोप पत्र में कोई बदलाव किया है या कोई नया आरोप जोड़ा है, तो सरकारी वकील, अभियोजक और आरोपी दोनों को ये अधिकार मिलेंगे।
ऐसे परिवर्तन या जोड़ के संबंध में किसी भी गवाह को वापस बुलाने या फिर से समन करने और उसकी परीक्षा करने की अनुमति होगी, जब तक कि न्यायालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए यह विचार न करे कि अभियोजक या अभियुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसे गवाह को परेशानी पैदा करने, वेक्सेशन या देरी करने के उद्देश्य से या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए वापस बुलाना या फिर से परीक्षा करना चाहता है। सरल शब्दों में, खंड ए, दोनों पक्षों, सरकारी वकील और आरोपी को किसी भी गवाह को दोबारा बुलाने या फिर से समन करने और उससे दोबारा पूछताछ करने की अनुमति होगी। यह पूछताछ नए या बदले हुए आरोप के संदर्भ में होगी। अपवाद: अदालत यह अनुमति तब तक नहीं देगी जब तक वह लिखित में यह कारण दर्ज न कर दे कि उसे लगता है कि कोई पक्ष गवाह को जानबूझकर परेशान करने, देरी करने या न्याय को विफल करने के लिए दोबारा बुलाना चाहता है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त गवाह को बुलाने की भी अनुमति होगी जिसे न्यायालय महत्वपूर्ण मानता हो। सरल शब्दों में, खंड बी, दोनों पक्षों को कोई भी नया गवाह बुलाने की भी अनुमति होगी जिसे अदालत को लगे कि वह बदले हुए आरोप के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस धारा का महत्व: निष्पक्ष सुनवाई का संरक्षण। यह सुनिश्चित करती है कि आरोप में बदलाव होने पर भी दोनों पक्षों को अपने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिले, जिससे किसी को भी अचानक हुए बदलाव से नुकसान न हो। बचाव का अधिकार: आरोपी को अपने बचाव के अधिकार का पूरा प्रयोग करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसे नए आरोपों के आलोक में पहले से जांचे गए गवाहों से फिर से सवाल करने या नए गवाह पेश करने का अधिकार मिलता है। न्याय का उद्देश्य: यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्याय की प्रक्रिया केवल तकनीकी कारणों से बाधित न हो, बल्कि सच्चाई और न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। न्यायिक विवेक: खंड ए में दिया गया अपवाद मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक का प्रयोग करने और कार्यवाही का दुरुपयोग, जैसे अनावश्यक देरी, रोकने की शक्ति देता है। संक्षेप में, धारा 240 यह सुनिश्चित करती है कि जब भी मुकदमे के दौरान आरोप में बदलाव होता है तो दोनों पक्षों, अभियोजक और अभियुक्त को पहले से जांचे गए गवाहों को फिर से बुलाकर पूछताछ करने और नए गवाह पेश करने का अवसर मिले, बशर्ते यह कदम न्याय को विफल करने या कार्यवाही में अनावश्यक देरी करने के उद्देश्य से न उठाया गया हो।